अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई चलो आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और पीपीएफ में मान के चलिए कि आप 1 करोड़ रुपए का टारगेट जो है एक्यूमुलेटेड कॉर्पस वो आप इस पीपीएफ के थ्रू या ईपीएफ के थ्रू जमा कर लेते हो, क्या आप ये अपने आप को गारंटी दे सकते हो कि ये कॉर्पस आपके लिए आफ्टर द 15 ईयर्स काफी होगा? तो अगर मेरे से पूछा जाए तो आई विल से ब्लंटली नो, बिकॉज द मेन कॉम्पिटिटर दैट यू आर ट्राइंग टू रेस अगेंस्ट इज इन्फ्लेशन। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पारितोष और आप देख रहे हैं टिकर टेप। To build your retirement kitty is a most important aspect in financial planning. एक proper retirement planning, एक proper sufficient corpus for your retirement is a must. उसको आप avoid नहीं कर सकते। ये सिर्फ यही ensure नहीं करता कि post retirement आप financially independent रहो। In fact, कोई भी अगर अनफोर्सीन एक्सपेंसेस होते हैं लाइक मेडिकल इमरजेंसी, तो रिटायरमेंट प्लानिंग आपकी वहां पे भी मदद करता है। मैं कई बार काफी लोगों से मिलता हूं, तो जब मैं उनसे पूछता हूं कि आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए किस तरीके से प्लान कर रहे हो, तो मोस्ट ऑफ देम दे से कि भाई हमारा तो ऑलरेडी ईपीएफ में इन्वेस्टमेंट है और पीपीएफ में जा रहा है, दैट थिंग विल टेक केयर ऑफ माय रिटायरमेंट। हालांकि मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूं कि ईपीएफ और पीपीएफ में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बिकॉज द मेन कॉम्पिटिटर दैट यू आर ट्राइंग टू रेस अगेंस्ट इज इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन की बात करें ना, तो लगभग 7.5% के आसपास तो अभी भी चल रहा है। तो आपका जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है और पीपीएफ है, इस तरीके के जो डेट ऑप्शंस है अवेलेबल है आपके पास, दे विल हार्डली बीट द इन्फ्लेशन इन द लॉन्ग रन। तो जो आपको कॉर्पस चाहिए, अगर आप उसे इन्फ्लेशन से कंसीडर करो, वो उतना शायद काफी ना हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ यही डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपनी एक रिटायरमेंट किटी तैयार करोगे, किस तरीके से आप अपने लिए कैलकुलेट करोगे कि मुझे कितना रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए एट द एज ऑफ माय रिटायरमेंट, ताकि वो मेरे लिए काफी हो। उसका एक एक्सेल मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ में आज आपको ये दिखाने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं। तो जैसे I'll give my example to calculate retirement kitty. I'll take my example. तो मान के चलते हैं कि मेरा आज का जो मंथली एक्सपेंसेस है वो तकरीबन 40,000 के आसपास का है। मतलब हर महीने EMI, ये कार का EMI क्योंकि कुछ टाइम के लिए है, तो आप उसको अभी के लिए हटा दीजिए, लेकिन जो जरूरी खर्चे है, जो जरूरी एक्सपेंसेस है, वो मेरे मान के चलो 40,000 रुपीज का मंथली एक्सपेंसेस है। तो अगर 40,000 रुपीज का मेरा मंथली एक्सपेंसेस है, तो साल का तकरीबन मुझे 4,80,000 रुपए का मेरा ईयरली एक्सपेंसेस है। इन्फ्लेशन हम मान के चल रहे हैं कि 6% का इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन का जो एक एवरेज है वो तकरीबन 5-5.5-6% के आसपास का है। तो एक कंजर्वेटिवली हम मान के चल रहे हैं कि 6% के आसपास का इन्फ्लेशन। लाइकली इनकम टैक्स स्लैब पोस्ट रिटायरमेंट, जब आप रिटायर्ड हो जाओगे उसके बाद जो मान के चलो कि आपका जो रिटायरमेंट स्लैब होगा वो 10% होगा। हालांकि रिटायरमेंट का स्लैब धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, इसका जो लिमिट है वो बढ़ता जा रहा है, पर फिर भी हम सेफली और एक कंजर्वेटिवली नंबर मान के चलते हैं कि 10% का टैक्स आपको लगेगा। और करंट एज, जैसा मैंने बताया कि मैं अपने हिसाब से कैलकुलेट करके बताता हूं आपको, तो एट द एज ऑफ माई 35, मैं 35 ईयर्स का हूं और आई वांट टू बी रिटायर्ड एट द एज ऑफ 60। मैं 60 ईयर्स में रिटायर्ड होना चाहता हूं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये मैंने नंबर ऐसे ही नहीं लिया, एक बेसिकली गवर्नमेंट का फिगर था कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिया की, एवरेज इंडियन की, वो 75 से 80 के आसपास की। मैं फिर भी 80 मान के चल रहा हूं कि 80 इयर्स तक के लिए मुझे प्लान करना है अपना रिटायरमेंट। तो आई हैव अ नंबर ऑफ इयर्स फॉर रिटायरमेंट, वो है मेरे पास 25 इयर्स, यानी 35 से लेके 60 आपके पास 25 इयर्स है, जिसमें आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग तैयारी करोगे। तो विद दिस कैलकुलेशन 6% का जब हम इन्फ्लेशन मान के चलते हैं, तो ये 4,80,000 रुपए की एट द एज ऑफ 60 जो वैल्यू होगी बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन, वो होगी तकरीबन 20,60,098 रुपीज। यानी आज अगर मुझे 4,80,000 रुपए का मेरा मंथली एक्सपेंसेस है, आज से 25 साल के बाद जब मैं 60 का हो जाऊंगा, तब मुझे तकरीबन 20,60,000 के आसपास का अमाउंट चाहिए होगा, कॉर्पस चाहिए होगा टू लीव दिस सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, अब रिटायरमेंट ईयर 60 इयर्स में मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा। 80 इयर्स तक के लिए मुझे प्लान करना है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो 20 इयर्स तक के लिए मुझे प्लानिंग करनी है, ताकि मैं उस समय अपनी रिटायरमेंट की जो जरूरत है वो मेरे पैसों से पूरी हो सके। इन्फ्लेशन हम तब भी मान के चल रहे हैं कि 6% के आसपास का इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का जो एवरेज है 6% है। आप हालांकि अपनी जरूरत के हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हो एक्सेल को। ये लिस्ट
डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी आपको। और हम वहां पे मान के चलते हैं कि उस समय आपको जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स होगा, क्योंकि जब आप 60s में होगे तो आप कोई भी मोस्टली जैसा सजेस्ट किया जाता है कि आप अपना जो इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है वो किसी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में रखो। तो मान के चलते हैं कि भाई आपने एफडी में रख दिया वो पैसा, उस समय 6.5% के करीब का इंटरेस्ट मिल रहा है। मैं सिर्फ एक एजम्पशन मान के चल रहा हूँ कि वो सारा पैसा जो रिटायरमेंट किटी पे आपको मिला, तैयार करा आपने खुद से, वो आपने एक फिक्स्ड ऑप्शंस में डाल दिया, एफडी में डाल दिया या किसी सेफ ऑप्शन में डाल दिया, वहां पे आपको 6-6.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो नेट रिटर्न्स होगा आपका तकरीबन 0.47। यानी आज अगर 35 इयर्स का हूं मैं, तो मुझे जो रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है एट द एज ऑफ 60, जो मेरे पास रिटायरमेंट कॉर्पस होना चाहिए वो तकरीबन 4,37,94,511 के आसपास का होना चाहिए। 4,37,94,511 ये कॉर्पस आपके पास एट द एज ऑफ 60 होना चाहिए। तब आपका जो ये मंथली एक्सपेंसेस है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, ये आप विद द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंटिन्यू कर पाओगे, सस्टेन कर पाओगे। अब इसके लिए मान के चलते हैं कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट मैंने अभी कुछ नहीं किया, हालांकि आपने किया होगा तो अब अपने हिसाब से यहाँ पे फिगर डाल लेना तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। तो मान के चलते कि आपने कुछ नहीं इन्वेस्टमेंट किया और आपने नेक्स्ट 25 ईयर्स तक के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, नेक्स्ट 25 ईयर्स आपको प्लान करना है। और मान के चलते कि जो अभी मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं उस पे मुझे फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स एक एवरेज रिटर्न मिलेगा 10%, 10% कंसिस्टेंटली आई विल बी मेकिंग 10% ऑन माई पोर्टफोलियो, जो मैंने रिटायरमेंट किटी के लिए बिल्ड कर रहा हूं। मैं कंजर्वेटिव नंबर ले रहा हूं, तो उस हिसाब से या तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या मंथली इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो तो तकरीबन आपको इस समय 40 लाख के आसपास का अमाउंट डालना पड़ेगा। लेकिन अगर हर महीने आपको मंथली इन्वेस्टमेंट करना है और आपकी ये जरूरत है, आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है अभी तक, तो तकरीबन मुझे हर महीने 33,000 रुपीज के आसपास का एक मंथली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिसमें हर साल मैं ये मान के चल रहा हूं कि 10% का एक एवरेज रिटर्न मुझे मिल रहा है। तो एट द एज ऑफ 60 मेरे पास तकरीबन 4 करोड़ के रुपीस के करीब का कॉर्पस तैयार होगा, जो मेरे रिटायरमेंट के लिए काफी होगा। हालांकि काफी लोगों के लिए 33,000 रुपए भी इन्वेस्टमेंट करना हो सकता है मुश्किल हो इस समय, तो उस केस में आप स्टेप अप SIP के साथ में भी जा सकते हो, जहां पे आप अपनी जेब के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हो मंथली और हर साल अपनी SIP के अमाउंट को बढ़ाते रहते हो। मान लीजिए अगर आपने स्टेप अप कर दिया 15% का, तो हर साल आपकी SIP जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपकी बिजनेस इनकम बढ़ेगी, तो हर साल अपनी SIP के अमाउंट को कंसिस्टेंटली 15% से बढ़ा सकते हो। ये भी एक तरीका हो सकता है, हालांकि आने वाली वीडियोस में बात करेंगे स्टेप अप SIP का। तो ये रिटायरमेंट प्लानिंग का जो कैलकुलेटर है एक्सेल पे जो मैंने बनाया, ये मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ आप लोगों के लिए। रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी गोल है और हम में से ज्यादातर लोग इसी प्लान में सबसे ज्यादा गलतियां भी करते हैं और सबसे ज्यादा जो मिसलीड किया जाता है वो भी इसी प्लान को लेके किया जाता है। तो ये बेटर होगा कि आप अपने घर में बैठिए अपने पार्टनर के साथ में और इसको कैलकुलेट कीजिए कि आपको अपनी जरूरत के लिए, अपनी रिटायरमेंट के लिए कितना अमाउंट जरूरी होगा। आई होप इस वीडियो से काफी हेल्प मिली होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो के लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।